अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है? आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भी हमारा चैप्टर नंबर 4, उसका नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट टाइम हमने बच्चों डिस्कशन की थी अबाउट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जिसके बारे में हमने डिटेल में ये बातें डिस्कस की कि किस तरह से एक कांस्टेंट फोर्स बॉडी को मूवमेंट करवाती है या बॉडी के अंदर आपके पास उसकी वजह से वर्क डन होता है। आज हम डिस्कस करें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप देखते हैं बेटा कि हर जगह पर एक ही जैसी फोर्स नहीं लगती, बल्कि बाज़ जगहों पर हम फोर्स बढ़ाते हैं या फोर्स कम करते हैं। दोनों केसेस में क्या होता है बेटा कि जो वर्क डन होगा यानी फोर्स भी लग रही, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वर्क तो है, बट नाउ दिस वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स का वर्क अगर आपने निकालना है, मैं एक एग्जांपल लूंगा। मसलन आप एक रॉकेट है जो कि मूव करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप किसी भी बॉल पेन को, पेंसिल को ऐसे बेटा अपवर्ड थ्रो करते हैं, ये ऊपर मूव करके फिर डाउनवर्ड आ रही है। इस मोशन में यहाँ पर अगर देखें बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड, जमीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। जैसे जैसे चीज जमीन से अवे जाती जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी और हम कहेंगे कि नाउ वर्क इज डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अच्छा, इसके लिए बच्चों आप लोग डिस्कशन करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं और याद रखिएगा फोर्स इज टेकन अलोंग y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलोंग x एक्सिस। अच्छा, अब आप बेटा अगर आप लेट अस सपोज वेरिएबल फोर्स है और बॉडी पर फोर्स लग रही है ऐसे, दिस वन ऐसे, एक बॉडी पॉइंट A से मूवमेंट शुरू करती है और पॉइंट B पर जा रही है। दो पॉइंट्स के दरमियान इसने मूवमेंट की, आपने देखा कि A से B मूव कर रही है और फोर्स की वैल्यू भी एक जैसी नहीं रह रही, बल्कि फोर्स की वैल्यू में कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज आ रहा है या फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंजिंग फोर्स जब बॉडी पर लगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वर्क की कैलकुलेशन करनी है। पहला पॉइंट इसके हवाले से बेटा आपने ये जहन में रखना है कि आप जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप क्या है जी कि आपने जब भी वर्क कैलकुलेट करने तो वर्क की कैलकुलेशन के वक्त अपने पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने। पैचेस में डिवीजन के वक्त एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी पैच में डिवाइड करने तो उस वक्त एक पैच के वक्त यानी एक पैच के दौरान फोर्स आपकी क्या रहेगी बेटा, तकरीबन कांस्टेंट है। तो आपने इस तरह के पैचेस बना लिए। मसलन पहले पैच का डिस्प्लेसमेंट है बेटा डेल्टा D1, दूसरे पैच का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा D2, सो ऑन। ऐसे ही nth पैच है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डेल्टा Dn। तो आपने अपने पाथ को n पैचेस में डिवाइड किया और हर पैच का आपने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का नाम लिख दिया, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा 3, सो ऑन, ऐसे आपके पास। अच्छा, अब आप कहते हैं बेटा कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज से एक्टिंग इन दिस वे। ऐसे आपके पास बॉडी पर क्या लग रही है बेटा, फोर्स। एक पैच के अंदर फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन हर पैच के लिए फोर्स अलग अलग आप कहेंगे। पहले पैच की फोर्स को आप F1 कहेंगे, दूसरे पैच की फोर्स को F2, सिमिलरली nth पैच की फोर्स को आप क्या कहेंगे, Fn का नाम देंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान शुरू में एंगल है θ1, बाद में एंगल है बेटा θ2 और ऐसे ही nth पैच का एंगल आपके पास है θn के बराबर। अब आप बच्चों क्या करते हो, हर पैच का वर्क अलग अलग कैलकुलेट करोगे। आप पहले पैच का अगर वर्क निकालेंगे W1 इट इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1। आपने पढ़ा होगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। तो वही फॉर्मूला लगाकर आपने पहले पैच का वर्क निकाला है। अब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो cos थीटा आता है, सो W1 विल बी इक्वल टू F1 डेल्टा D1 और साथ में आ जाएगा जी cos θ1।
ये आ गया जी पहले पैच का वर्क W1 इट इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 और साथ में क्या आ गया भाई आपका cos थीटा 1 आ गया। ऐसे ही फॉर सेकंड पैच अगर W2 वर्क निकालें तो वो आएगा बेटा F2 डेल्टा D2 और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा 2, क्योंकि हमने देखा कि दूसरे पैच में फोर्स थी F2 के बराबर, डिस्प्लेसमेंट थी बेटा डेल्टा D2 के बराबर और एंगल था थीटा 2, दैट्स व्हाई यहां पर दूसरे पैच का वर्क F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। आपसे पूछा गया तीसरे पैच का वर्क W3 इट विल बी इक्वल टू F3 डेल्टा D3 और साथ में क्या आ जाएगा भी cos थीटा 3। ये तीन पैचेस का वर्क है। ऐसे ही आगे आप अगर चलाते जाएं nth पैच की बात करें तो nth पैच का वर्क आएगा Fn डेल्टा Dn और साथ में आएगा बेटा cos थीटा n। ये जनाब हमने हर पैच का वर्क अलग अलग निकाल लिया, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स होती तो एक ही बार फॉर्मूला लगाना था। फोर्स वेरिएबल है तो आपने अपने पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया और हर पैच का वर्क आपने अलग अलग कैलकुलेट किया। अगर आपको पूरे पाथ का वर्क निकालना हो तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इन सारे वर्क्स को आपस में ऐड अप कर देंगे। टोटल वर्क विल बी इक्वल टू, दैट इज टोटल वर्क W2 इट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन Wn, यानी n पैचेस में हर पैच का वर्क आपने क्या दिया बेटा ऐड अप कर दिया। अब बेटा आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। टोटल वर्क विल बी इक्वल टू F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस सो ऐसे ही n पैच का वर्क आएगा Fn डेल्टा Dn और साथ आएगा जी cos थीटा n। जस्ट आपने इस स्टेप में क्या किया बेटा, हर पैच का वर्क अलग अलग कैलकुलेट करके सबको सम अप कर दिया, सबको ऐड अप कर दिया, ऐड अप करके टोटल वर्क आपने निकाला और वैल्यूज पुट करके आपने ये रिजल्ट निकाला। अच्छा यार, अब बार बार ये लिखना अच्छा है कि हम लोग बार बार जनाब हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो, लेकिन हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। हम कहते हैं कि यार बार बार इतना ज्यादा लिखने से बच्चों की इंक बड़ी जाया होती है, बोर्ड मार्कर है जो इसकी इंक जाया हो रही है, तो बजाय हम बार बार लिखने के इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म मैथ वाले जानते हैं कि जब भी चीजों को ऐड किया जाए उसको सिग्मा के साथ इंडिकेट करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर टोटल वर्क को लिख रहा हूँ, टोटल वर्क इज इक्वल टू समेशन और सिग्मा। अब आप देखते हैं बेटा कि हर टर्म में F भी मौजूद है, डेल्टा D भी मौजूद है, cos थीटा भी मौजूद है। हाँ, वैल्यू स्टेट हो रही है 1 2 3 4 n तक जा रही है, लेकिन आपके पास क्या है, ये तीनों टर्म्स मौजूद है। तो आप लिखेंगे बेटा F डेल्टा D और साथ क्या लिखेंगे जी cos थीटा। अब आप बेटा क्या करते हो, इनके साथ एक वेरिएबल लिख देते हो, F के साथ भी लिखते हो I, डेल्टा D के साथ भी I और थीटा के साथ भी क्या लिखते हो बेटा I लिखते हो, क्योंकि I ऐसी टर्म में जो वेरी कर रही है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और n तक जा रही है। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पर लिख देते बेटा I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये बेटे आपके पास फॉर्मूला आ गया, टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो जब भी वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने तो I फ्रॉम 1 to n Fi डेल्टा Di और साथ में क्या आ गया बेटा cos थीटा I आपके पास आ गया। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि एक हमारी प्रॉब्लम में कि हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास पैचेस में हमने फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, वैल्यू फोर्स की फिर भी थोड़ी सी चेंज हो रही है पैच के अंदर। तो हम इस चेंज को रोकने के लिए आप बेटा इधर क्या लगाते हो, लिमिट। लिमिट क्या लगाते हो कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज इतना छोटा है, मतलब पैच इतना छोटा है कि उसके लिए फोर्स क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है। सो आप कहते हैं कि अगर आपके पास इसको मोर प्रिसाइजली देखा जाए तो टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये सारी बात एज इट इज, सिग्मा I फ्रॉम 1 to n Fi डेल्टा Di cos थीटा I, यहां तक बात तो सेम है।
बट आप इसके साथ लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा डी टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0। ये लिमिट डेल्टा डी अगर 0 की अप्रोच कर रही है तो इसका अल्टीमेट मतलब क्या है कि पैच का साइज इतना छोटा है कि उसके लिए तकरीबन फोर्स क्या रहती है बेटा आपकी कांस्टेंट रहती है। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आप इस तरह के कांस्टेंट आप यहां पर अपने वैल्यू ऑफ द वर्क आपने वेरिएबल फोर्स के लिए डिटरमाइन किया। अच्छा, अब आपके पास क्या बेटा इसकी ग्राफिकल नोटेशन है कि आप अगर इसमें यहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब भी एरिया निकाला जाए ये हमेशा वर्क डन की वैल्यू बताता है। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, आप कहते हैं एरिया अंडर एफ डी ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया ये हमेशा किसकी वैल्यू बताएगा बेटा, वर्क डन। तो अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो आप क्या करेंगे बेटा, हर पैच के लिए इधर से आप यहां पर परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस हिस्से का आप एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे पैच का एरिया ऐसे आपके पास यहां पर आप एरिया निकालेंगे, तीसरे पैच का एरिया निकालेंगे, सिमिलरली एंड पैच का भी आप क्या करेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे। अब इन सब एरियाज को अगर प्लस किया जाए तो अगेन आपके पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि चाहे आप मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके वर्क की कैलकुलेशन करें या ग्राफिकल फॉर्म में आप कैलकुलेशन करके वर्क निकालें, दोनों का रिजल्ट आपका क्या रहेगा बेटा, आपका सेम रहेगा। ये थी आज की डिस्कशन वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी कि पहले हमने वर्क डन के हवाले से ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर हमने कहा कि फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आता बल्कि कर्व लाइन ग्राफ आता है, और इस ग्राफ में हर पैच का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करके टोटल वर्क हमने उन सबको ऐड अप करके निकाला और फिर उसको हमने यहाँ पर समेशन नोटेशन में लिख लिया। आफ्टर दैट हमने मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए टोटल वर्क में हमने क्या किया बेटा, वहां पर आपके पास लिमिट लगाई और लिमिट लगाकर हमने फोर्स को तकरीबन कांस्टेंट किया और फिर वर्क निकाला। और आखिर में हमने कहा कि ग्राफिकल मेथड में अगर आप उसको यूज करके वर्क कैलकुलेट करना चाहिए तो हम कहेंगे एरिया अंडर एफ डी ग्राफ ये वर्क डन की वैल्यू बताते हैं। तो हर पैच का अलग अलग एरिया निकालकर उन सब एरियाज को प्लस करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, वर्क डन की वैल्यू आएगी। अब इस टॉपिक को लिखना कैसे है उसको भी जरा चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आप बेटा लिखेंगे वर्क डन की डेफिनेशन। पहला पॉइंट आपके पास आएगा वर्क डन डेफिनेशन, डिफाइन आप बच्चों करोगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स। आप वेरिएबल फोर्स को डिफाइन करेंगे। वेरिएबल फोर्स क्या है जी, द फोर्स व्हिच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज क्या, वेरिएबल फोर्स। उसको आप डिफाइन कर देंगे। फिर इसके बाद आप कहेंगे बेटा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। आपकी की बुक के अंदर ये सारी बातें आपके पास मेंशन है, जैसे आपने वहां से इसको पढ़ लेने। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में आप ये ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ बनाने के बाद इसको ही थ्योरेटिकली इलैबोरेट कर लेंगे कि कैसे आपके पास चल रहे। फिर इसके बाद अगली हेडिंग आएगी बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशन। अगला पॉइंट आपके पास आएगा मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसके बाद ही आप मैथमेटिकली डिराइव करेंगे टॉपिक को और डेरिवेशन करने के बाद एट द एंड आप क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे भी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जिसके मुताबिक आप एरिया अंडर एफ डी ग्राफ उसकी मदद से आप क्या करते हैं बेटा, वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं और ये रूल लगाने के बाद आप वो ग्राफ बनाएंगे उसका एरिया और उसके साथ आप कैलकुलेट करके कहेंगे कि टोटल वर्क की वैल्यू आप ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था जी आज का लेसन और इसमें भी अगेन आपके पास बेटा इसको वॉच कीजिएगा और जो जो प्रॉब्लम हो, जो जो टॉपिक से रिलेटेड मसला है कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूंगा। थैंक यू।